समिति की इन कुछ विशेषताओं के साथ साथ ही अब हम जानेंगे कि संस्था क्या होती है। समाजशास्त्र में मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित विधि विधान, नियमों और कार्यप्रणालियों का संगठित रूप को संस्था कहा गया है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, जबकि समूह में व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए संस्था किसी कार्य को करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। संस्था बनने से पूर्व सबसे पहले रूढ़ियाँ और लोकाचार बनते हैं। संस्था नियमों और कार्य पद्धतियों का एक मिलाजुला रूप होता है, अतः इसे समूह नहीं कहा जा सकता। चूँकि हम इसे समूह नहीं कह सकते, इसलिए संस्था के सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैकाइवर पेज ने एक कोटेशन भी दी है कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं हो सकते, क्योंकि समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है जो निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाया जाता है। संस्था जो है उस समूह द्वारा निर्धारित कार्य पद्धतियों प्रणालियों को करने का एक तरीका है, निश्चित नियमों विधि विधानों का एक संगठित रूप है। इसलिए ये व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए संस्था जो है व्यक्ति रहित अमूर्त संगठन माना जाता है। किंग्सले डेविस, गिलिन पार्सन्स ने संस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष पर जोर दिया और यह कहा कि संस्था किसी प्रकार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन वह आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में न करके निश्चित नियमों विधि विधानों का निर्माण होता है, उसके आधार पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। प्रत्येक समाज में कुछ मूलभूत कार्य करने के लिए कुछ निर्धारित तरीके हैं, नियम हैं, पद्धतियाँ हैं। जैसे नए सदस्यों का जन्म होना चाहिए, उनका समाजीकरण होना चाहिए, जीवन के लिए मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, उनका वितरण होना चाहिए। अब नए सदस्यों के जन्म के लिए एक विवाह नामक संस्था का निर्माण किया गया है। विवाह के माध्यम से जो परिवार का निर्माण होता है वो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। समाज में उसे उस निश्चित परिस्थिति प्रदान की जाती है और उसके आधार पर व्यक्ति का समाजीकरण जो एक समाजीकरण के लिए एक परिवार की आवश्यकता होती है और उसके उसी परिवार में उस पैदा हुए बच्चे का समाजीकरण होता है निश्चित नियमों के अंतर्गत। और निश्चित नियम जो हैं वो अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार प्रत्येक परिवार के अलग अलग होते हैं। इसी आधार पर इन नियमों के तहत व्यक्ति का समाजीकरण होता है और व्यक्ति समाज का सुसभ्य प्राणी बनता है आगे जाकर। तो ये सब एक समाज में व्यवस्था और कार्यों की क्रमबद्धता निर्धारित करती है संस्था। इन सभी कार्यों को करने के लिए जैसे व्यक्ति का समाजीकरण, मूलभूत वस्तुओं का उत्पादन, उनका वितरण, सामाजिक वितरण होना चाहिए और सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने के लिए जिस मूलभूत संरचना का निर्माण किया जाता है वही संस्था कहलाती है। इसलिए समाज रूपी भवन की ईंट है संस्था। अगर ये ईंट ही सही नहीं होगी तो समाज रूपी भवन ढह जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य की संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इनकी बुक का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर इसे आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो पौराणिक हैं, प्रारंभिक समाजशास्त्री कहे जाते हैं समाजशास्त्र के। 1906 में समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज, विलियम ग्राहम समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में इसका संस्थागत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। और ये जो है ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने वाली होनी चाहिए। संस्था का आरंभ जो है वो एक विचार से होता है। संस्था के विकास को आगे आपको बताएंगे मैं, इससे पहले इसकी परिभाषा और इसके अर्थ को जानना अति आवश्यक है कि संस्था का विकास, संस्था का जन्म किस प्रकार होता है। परिभाषा है, समनर ने कहा है फोकवेज में कि संस्था एक विचारधारा एवं संरचना से मिलकर बनती है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप को हम संस्था कहते हैं। यानी सामूहिक क्रिया की विशेषताओं को बताने वाली कार्यप्रणालियों के स्थापित स्वरूप को हम संस्था कहते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने आगे कहा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं को। तो इस कोटेशन को अगर विस्तृत करके देखते हैं तो हमें यही पाते हैं कि संस्था जो है व्यक्तियों का संगठित समूह न होकर के निश्चित नियमों विधि विधानों और कार्यप्रणालियों का संगठित रूप है, जिसके आधार पर समिति कार्य करती है। यानी समिति क्या हो गई? व्यक्तियों का संगठित रूप, निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसका निर्माण किया जाता है। संस्थाएं स्वतः जन्म होता है संस्थाओं का,
और एक लंबे समय तक स्थायित्व होता है इनका अपेक्षाकृत समिति के। तो इन दोनों में अंतर जो है वो आपको बाद में बताएंगे। इसी क्रम में किंग्सले डेविस ने भी आगे कहा है कि एक संस्था को एक या अधिक प्रकार के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों का समुच्चय, यानी किंग्सले डेविस ने संस्थाओं को जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है। संस्था एक ऐसा वृहद क्षेत्र है जिसमें जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून सभी का समावेश हो जाता है। इसे एक हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़के के पास देखा जाए तो अनेक विकल्प हैं, कहीं भी जा सकता है, वह किसी ऐसे परिवार में भी जा सकता है जहां इस प्रकार की स्वतंत्रता हो, प्रेम संबंधों की या फिर विवाह की स्वतंत्रता हो, या फिर बिना विवाह के स्वच्छंद रूप से विभिन्न आदिवासी समाज है जहां युवा गृह है जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन वह अगर उसकी संस्कृति अगर उसे अलाउ करे तो। किंतु यह सब न करके समाज में, हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत या हमारे भारतीय समाज संस्कृति के अंतर्गत यह सब न करके समाज ने उसे विवाह नामक संस्था प्रदान की। विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने स्वयं के परिवार का निर्माण करने का सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है और समाज में उसे उच्च परिस्थिति मिलती है, और उससे जब परिवार के अंतर्गत जो नए बच्चे का जन्म होता है वह उसका समाजीकरण भी सही होता है, और जिसके अंतर्गत एक स्त्री और पुरुष की निश्चित भूमिका और कर्तव्य का निर्धारित होता है, भूमिका और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। और हमारे जो है पौराणिक शास्त्रों में जो आश्रम व्यवस्था है उसके अंतर्गत गृहस्थ आश्रम, और उसमें 4 पुरुषार्थों में से 3 पुरुषार्थों की पूर्ति विवाह के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। विभिन्न संस्कारों में भी विवाह एक उच्च स्तरीय संस्था मानी गई है। और इसी क्रम में परिवार भी एक संस्था है, राज्य भी एक संस्था है, सरकार भी एक संस्था है।